तुर्की के दारुल-हुकूमत इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत का यह चौथा दौर था जो तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। रूसी वफ्द के सरबराह व्लादिमीर मेडेंस्की ने बातचीत को मुस्बत बताया। यूक्रेन के नुमाइंदे डेविड आरखामिया ने बताया कि रूस के साथ तनाज़े को हल करने के लिए तुर्की में होने वाली बातचीत में काफी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात मुमकिन है। रूस ने तुर्की में अमन मुज़ाकरात में वादा किया है कि वह कीव और शुमाली यूक्रेन के शहर चेरनेफ के इर्द गिर्द अपनी फौजी कार्रवाइयों को इंतहाई कम कर देगा। रूस के नायब वजीर दिफा अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा कि इसका मकसद बाहिमी एतमाद को बढ़ाना और मजीद मुज़ाकरात के लिए जरूरी हालात पैदा करना था। यूक्रेनी वफ्द ने कहा कि मुस्तकबिल के अमन मुआहदे के लिए एक मुमकिना फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। वफ्द ने कहा कि जमानतें नेटो के आर्टिकल 5 की तरह होनी चाहिए, जो इत्तेहादी अरकान से वादा करती है कि किसी पर हमला होने की सूरत में वो एक दूसरे का दिफा करेंगे। फरीकैन के दरमियान यह मीटिंग तुर्की के रिसोर्ट शहर अनकरा के डोलमाबाइस पैलेस में हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुज़ाकरात से कबल इस्तांबुल में वफूद को बताया कि ठोस नताइज मुतवक्के हैं, क्योंकि फौरी जंगबंदी और अमन हर किसी के मफाद में है। Тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также предоставление Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов. Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально в разы сократить воєнну активність на Київському і Чернігівському. Я хотів би наголосити, що договір про гарантії безпеки – це можливий дипломатичний формат закінчення війни. Це можливість відновити дипломатичними засобами територіальну цілісність і безпеку України. Голова нашої делегації вже описав вам ключову вимогу, яку ставить українська сторона до цього майбутнього договору. Це чіткі, юридично зобов'язуючі гарантії безпеки України, які за своїм змістом і за своєю формою. इस्तांबुल में अमन मुज़ाकरात खत्म होते ही मुजाहिरीन ने यूक्रेन पर रूस के फौजी हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। मुज़ाकरात की मंगल को होने वाले एक धमाके से यूक्रेन के एक जुनूबी बंदरगाही शहर माइकोलियो में 9 मंजिला सरकारी इमारत में एक सुराख हुआ, जिस पर रूस ने कब्जा करने की नाकाम कोशिश की। इमारत के बीच में एक खाली सुराख और बिखरे हुए शीशे देखे जा सकते हैं। ज्यादातर लोग इमारत से फरार हो गए, लेकिन यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मंगल को डेनमार्क के कानून साजों को बताया कि 7 अफराद हलाक हुए हैं। У меня девочка погибла на моем этаже. Что я могу сказать? Вы что шутите? Я ее обняла и прошла 2 минуты. रूस ने अपने गैस खरीदारों, खासकर मगरबी ममालिक को एक बार फिर याद दहानी कराई है कि अगर रूसी करेंसी रूबल में गैस की कीमत की अदायगी नहीं की गई तो गैस की फराहमी में मुश्किल हो जाएगी। रूस ने इसके लिए 31 मार्च तक का वक्त दिया है। रूस ने कहा कि वो जुमेरात तक गैर मुल्की कंपनियों के लिए अपनी गैस की रूबल में अदायगी के लिए अमली इंतजामात पर काम करेगा, जिससे सप्लाई में खलल पड़ने का इम्कान बढ़ जाएगा, क्योंकि मगरबी ममालिक ने अब तक करेंसी स्विच के लिए मास्को के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने मंगल को नामानिगारों को बताया कि कोई भी मुफ्त में गैस फराहम नहीं करेगा। यह बिल्कुल नामुमकिन है और आप इसकी अदायगी सिर्फ रूबल में कर सकते हैं। इस इक़दाम पर यूरोपीय ममालिक की तरफ से सख्त तनकीद की गई है, जो रूसी गैस की ज्यादातर अदायगी यूरो में करते हैं और कहते हैं कि रूस मुआहदों को दोबारा बनाने का हकदार नहीं है।
यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग में दोनों तरफ भारी नुकसान हो रहा है। रूस ने यूक्रेनी अफवाज के साजो सामान को नुकसान पहुंचाने की तफसीलात जारी की हैं। देखिए खास रिपोर्ट। यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग में दोनों तरफ भारी नुकसान हो रहा है। दोनों फरीकीन एक दूसरे को हर महाज पर निशाना बना रहे हैं। इस बीच दावों का सिलसिला भी जारी है। रूस ने यूक्रेन में तबाही की तफसीलात जारी की हैं। रूस ने दावा किया कि 28 मार्च तक इसने यूक्रेन के 123 तैयारे और 76 हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं। इसके अलावा 309 बगैर पायलट के तैयारे मार गिराए हैं। 172 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को बेकार किया गया है। 1568 स्पेशल मिलिट्री ऑटोमोटिव इक्विपमेंट रूसी फौज ने तबाह किए हैं। 721 फील्ड आर्टिलरी और मार्टर्स भी रूसी फौज का निशाना बने हैं। 1721 टैंक और दीगर बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह करने का दावा किया है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग भी खतरनाक होती जा रही है। रूस की तरफ से मुसलसिल जारहाना अंदाज अपनाया जा रहा है। इसकी बमबारी और फिजाई हमलों से यूक्रेन के आम लोग मारे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल मारियोपोल की है। ये शहर इस कदर बर्बाद हो चुका है कि इसका मवाजाना शाम के शहर हलब से किया जाने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक मारियोपोल में मवासिलाती सर्विस मुकम्मल तौर पर ठप पड़ गई है। लोग बंकरों में पनाह लिए हुए हैं। खौफ के मारे इनका बुरा हाल है। वहीं लाखों की तादाद में यूक्रेनी खवातीन और बच्चे दूसरे ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हैं। जंग से दिफा करना खतरनाक होता जा रहा है। मुकामी मीडिया ने यूक्रेनी पनाहगजीन खवातीन और लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाए जाने की भी बात कही है। 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद से यूक्रेन छोड़ने वाले 36 लाख यूक्रेनी लोगों में लगभग सभी खवातीन और बच्चे हैं। 18 से 60 साल की उम्र के मर्दों और लड़कों को रूसी अफवाज के खिलाफ मुल्क का दिफा करने के लिए यूक्रेन में रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूक्रेनी बड़ी तादाद में हमसाये ममालिक का रुख कर रहे हैं। ऐसे में बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। एक माह पहले 10 साला निकोलेटा यूक्रेन के मुकासेवो में स्कूल में मामूल के मुताबिक तालीम हासिल कर रही थी। अब वो रोम से 1 घंटे की मुसाफत पर एक छोटे से कस्बे में एक क्लासरूम में बैठी अतालवी जबान सीख रही है। निकोलेटा नहीं जानती थी कि उसे कभी अतालवी जबान भी सीखना पड़ेगी। नीले चेहरे पर रीछ पांडा वाले मास्क पहने निकोलेटा अब क्लास टीचर के बताए अल्फाज अतालवी लहजे में दोहराती है। Quaderno, libro, quaderno. Bravissima, brava Nico. हजारों यूक्रेनी बच्चों की तरह निकोलेटा को भी अपना घर बार छोड़ना पड़ा। जब जंग शुरू हुई तो वो अपने खानदान के साथ भागकर बजरे कार इटली में आ गई। Перші дні в них була паніка, істерика, ми не йдемо, ми не підемо. А тепер якось ніби втягнулися і... Перші дні було тяжко, тому що... Так, плакали, що ні, і ні, бо вони не розуміють, що до них говорять. А потім тепер вже так помалу-помалу і втягнулися. Каже, що добре. Каже, там щось нове вивчили, там так бавилися. Менше тут взагалі нічого, так, вони такого особисто нічого не говорять. निकोलेटा की 8 साला बहन डारिया और 6 साल का भाई किरिल उन 6 यूक्रेनी बच्चों में शामिल है जो फ्रांसिस्कन राहिबाओं के जेर इंतजाम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं। प्लेग्राउंड में बच्चे प्लास्टिक की छोटी स्लाइड से लुत्फानंदोज होते हुए ऊपर नीचे दौड़ रहे हैं। इन बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों और उनके मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। Так, і, ну, та помало, то малюнки, то було свято, ніби батька було, Юра приніс зі школи в п'ятницю, він приніс зі школи ніби малюнок, А4 карточку, там написано по-італійськи, ніби, то, типу, ми тебе вітаємо з днем, та й так. स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर मारिया एलेटा का कहना है कि वो इन बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए गूगल ट्रांसलेट और साइन कम्युनिकेशन का सहारा ले रहे हैं। रियाजी वाहिद एक ऐसा मजमून है जिसके लिए जबान रुकावट नहीं बन रही है।
रियाजी के टीचर का कहना है कि नंबरों की जबान सबके लिए यकसा है। All'inizio col traduttore Google ci siamo serviti di questo traduttore, come anche appunto cercando anche con i gesti, con i segni, no? Che sono molto, anche i bambini usano molto la gestualità. La matematica è un linguaggio universale fortunatamente, quindi il linguaggio dei numeri è uguale dappertutto, era una cosa che ha sbalordito i bambini, perché mentre era difficile parlare con la lingua corrente, quindi tra italiano e ucraino। स्कूल इंतजामिया ने दरवाजों पर क्लासरूम के नाम यूक्रेनी जबान में लिखे हैं ताकि बच्चों को अपनायत महसूस हो। असातिज़ा और वालिदैन ने नए तलबा के लिए स्कूल के स्मोक्स, नोटबुक्स और पेंसिल केस तैयार किए हैं। अतालवी वजारत दाखिला के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 60,000 के करीब महाजरीन इटली पहुंच चुके हैं, जिनमें से 23,000 से ज्यादा नाबालिग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। चीन में कोरोना वायरस बेकाबू हो रहा है। वहां की मालियाती दारुल हुकूमत शंघाई के निसफ हिस्से में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों के घरों से बाहर निकलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। लोगों को सिर्फ कोरोना टेस्ट करने पर ही छूट दी जा रही है। चीन में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। शंघाई ने शहर के मशरकी हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए लॉकडाउन की पाबंदियों को मजीद सख्त करते हुए तमाम रिहायशियों पर घर छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्तों का चलना भी ममनू है। मकामी इंतजामिया की जानिब से यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब मंगल को शहर में यौमिया केसेस की तादाद 4,477 तक पहुँच गई है। पुडोंग जिले के तमाम रिहायशी मालियाती इदारों के दफातर और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के मुलाजमीन अपने दफातर तक ही महदूद रहेंगे और उन्हें सिर्फ इस सूरत में जाने की इजाजत दी जाएगी जब उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया हो। इस बार चीन भी वायरस के फैलाव से निपटने के लिए सख्त इक़दाम कर रहा है। हुकाम ने पीर से शंघाई में लॉकडाउन का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन पिछले 2 सालों में मुल्क का सबसे बड़ा लॉकडाउन है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लॉकडाउन के तहत शंघाई शहर को अगले 9 दिनों तक 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। इसके बाद लोगों की मार्किंग करके बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। हुकूमत ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। चीन में रवा माह 56,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से ज्यादातर केसेस जेलिन में रिपोर्ट हुए हैं। जेलिन ने चांगचुन समेत कई शहरों में सफरी पाबंदियां और जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। चीन ने आलमी वबा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हिकमत अमली अपनाई है, जिसकी वजह से मामलात बढ़ने पर ज्यादातर माशी सरगर्मियां मुतासिर होती हैं। वहीं चीन में 87% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। यमन में बहरान के खात्मे के लिए आज से सरबराही इजलास का आगाज होगा। रियाज में यमनी फरीकों के दरमियान मशावरत शुरू हो रही है। सऊदी मीडिया ने बताया कि मशावरत अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती और खलीज ताउन काउंसिल के ताउन से हो रही है। यमन में बहरान के खात्मे के लिए 7 अप्रैल तक ये इजलास जारी रहेगा। यमन में बहरान के खात्मे के लिए मशावरत में 6 उमूर पर बात होगी। इनमें अस्करी, सियासी, इंसानी और समाजी बहाली जैसे उमूर शामिल हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। यमन के हूसी बागियों ने खलीज ताउन काउंसिल की तरफ से बुलाए गए यमन में मुतहर्रिफ फरीकों के दरमियान अमन मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार करने के बाद सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के साथ 3 रोज़ा एकतरफा जंगबंदी नाफिज कर दी है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में आज से शुरू हो रहे अमन मुज़ाकरात 7 अप्रैल तक जारी रहेंगे। यमनी सदर अब्दुल रबू मंसूर हादी के दफ्तर ने यमन में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए GCC की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया है, जबकि मुतादिद मुल्क की सियासी जमातों ने भी अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है। ताहम हूसी बागियों ने कहा है कि वो अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं और सऊदी अरब के साथ बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने रियाद को मुज़ाकरात का मकाम मुंतखब करने पर एतराज़ जताया। بالنسبة للدعوة التي وجهها مجلس التعاون الخليجي هذه لا تهمنا لا من قريب ولا من بعيد، لأنها دعوة مفرغة من المضمون.
فعندما تكون الدعوة إلى داخل من المعتدي في العاصمة الرياض، ونحن رحبنا بأن يكون هنالك حوارا يمنيا ولو في دولة خليجية محايدة، وأن يكون هنالك حوار بين يعني اليمن وبين السعودية التي هي الطرف المعتدي الأساسي. खलीज ताउन कौंसिल की जानिब से बुलाए गए सरबराही इजलास में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात समेत 6 मुल्की तंजीम बंद कमरे में मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। GCC के सेक्रेटरी जनरल नाइफ अल हजराफ ने यमन में बरतानवी सफीर रिचर्ड ओपेन हैम और यमनी हुकाम के साथ बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा लेकिन जिला वतन हुकूमत के साथ बातचीत की। इन मुज़ाकरात में जंग रोकने की कोशिशों और यमनी अवाम को दरपेश इंसानी मसाइब के खात्मे के लिए जामे अमन के हुसूल के तरीकों पर तबादले ख्याल किया। दूसरी तरफ हूसी बागियों ने सरबराही इजलास को सऊदी अरब में मुनक्किद होने के साथ साथ सना के हवाई अड्डे की मुसलसल बंदिश और मुल्क की बंदरगाहों पर पाबंदियों की वजह से मुस्तरद कर दिया है। बागियों ने गुज़िश्ता दिनों सऊदी शहर जद्दा में एक फार्मूला 1 रेस से पहले तेल की डिपो पर हमला किया था। हूसी बागियों ने मुज़ाकरात को एक गैर जानिबदार मुल्क में मुनक्किद करने का मुतालबा किया है। حاول ميليشيا الحوثي أيضا أن ترسل رسالة للعالم بأنها لربما تريد أن تجنح إلى السلم مؤخرا، وكل هذه الأمور تكذبها واقع الحال. ميليشيا الحوثي لا يمكن التعامل معها إلا عسكريا، ونحن دائما ندعو إلى أن يكون هنالك تفاوضا سياسيا وعصا عسكرية. बैनुल-अक़वामी बिरादरी फ़ाल तौर पर दोनों फरीकों की सालसी कर रही है जो बाहमी अदम एतमाद का शिकार है। यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ख़ुसूसी एलची हेंस ग्रीनबर्ग ने 20 मार्च को ओमान में हूसी बागियों के आला हुकाम से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों फरीक़ैन को रमजान में जंगबंदी तक पहुँचने के मौजू पर बात हुई। यमन में खाना जंगी का आगाज 2014 में उस वक्त हुआ जब हूसी बागियों ने दारुल हुकूमत सना पर कब्जा किया। हूसी बागियों की जानिब से हुकूमत का तख्ता उलटने को जवाज बनाकर सऊदी अरब और उसके इत्तहादी ममालिक ने यमन में फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। यमन में होने वाली खाना जंगी में अब तक हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं और इस तनाज़े की वजह से लाखों अफराद कहतसाली का शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। किसी जमाने में गैस लैंपों की बहुत ज्यादा अहमियत थी। आज गैस लैंपों की जगह LED बल्ब ने ले ली है। ताहम लंदन की सड़कों पर लगे गैस लैंपों की अपनी अलग शिनाख्त है। 200 साल बाद आज भी गैस लैंप लंदन की तारीख को अपने अंदर सुमोए हुए हैं। यही वजह कि लंदन के लोग चाहते हैं कि गैस लैंप की जगह इलेक्ट्रिक लैंप न लगाया जाए और बाकी बांदा गैस लैंपों की हिफाजत की जाए। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें आपको माजी के झरोकों में लेकर चली गई होंगी। एक ऐसे वक्त में जबकि बिजली की बहुत कमी थी और दुनिया ने तरक्की के इतने मनाजिल तय नहीं किए थे, तो ये गैस लैंप लोगों के लिए रोशनी का अहम जरिया थे। किसी अहम तकरीब के मौके पर लोग सबसे पहले गैस लैंप का इंतजाम कर लेते थे। जी हाँ, आज हम उन्हीं गैस लैंप की बात कर रहे हैं। ये नज़ारा है लंदन के वेस्टमिनिस्टर का, जहां 200 बरसों के बाद भी गैस लैंपों ने लंदन की गलियों को रोशन कर रखा है। लेकिन लोगों को रास्ता बताने वाले ये गैस लैंप रफ्ता रफ्ता तारीख का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ताहम अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन गैस लैंपों को सिर्फ इसलिए बचाना चाहते हैं। ये गैस लैंप सिर्फ गैस लैंप नहीं है, बल्कि इन गैस लैंपों में लंदन की तारीख और सकाफत छुपी हुई है। ये गैस लैंप लंदन की पहचान है। आज भी सयाह यहाँ गैस लैंप की रोशनी को देखते देखते माजी के दरीचों की सैर कर लेते हैं। लंदन का शुमार दुनिया के उन अव्वलीन शहरों में होता है जहाँ रोशनी के लिए 1807 में गैस लैंप नस्ब किए गए थे। वेस्टमिनिस्टर सिटी काउंसिल ने जब लंदन के गैस लैंपों को बदलकर उनकी जगह LED बल्ब या लाइट लगाने की कोशिश की, तो मकामी लोगों और दुकानदारों ने इसकी मुखालफत की और कहा कि लंदन के बचे हुए गैस लैंपों का तहफ़्फ़ुज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सैकड़ों सालों से लंदन की सड़कों को रोशन कर रहे हैं।
Gas lamps are very much part of London's DNA. They've been immortalised on television, in film, in books, in literature. And London was one of the first cities in the world to have gas lamps in 1807 in Pall Mall. So they're very much part of what people who come to London look for. They're very much part of our history. They deserve to be saved. I was very surprised when I saw some guys who were working for the council digging a hole right outside my shop. And then they just breezily explained to me that they were just testing to see how easy it was going to be to convert the lamp to electricity. And I said, but it's a gas lamp. And they said, yes. And at this point, alarm bells started ringing. इसमें कोई दो राय नहीं कि 200 साल बाद भी इन गैस लैंपों की मरम्मत और देखभाल बहुत मुश्किल काम है और गैस लैंप की हिफाजत के लिए मुहिम चलाने वाले लोगों का कहना है कि किसी भी सूरत में इन गैस लैंपों को बचाने की जरूरत है। आज इन गैस लैंपों के पार्ट्स और पुर्जे इतनी आसानी से नहीं मिलते, मगर अगर इंतजामिया चाहे तो ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। We look after around 1,000 lamps in and around London, and half of them, approximately 500 of them, have mechanical clocks that need winding every 2 weeks that are very reliable, but they do need winding and do need that mechanism wound up every once in a while. So every 14 days or so we'll wind up the 500 of them. Well, I think we've got a very good chance. When we look at all the reasons why the lamps should be saved, and they very much stack up, I think, in favour of protecting the lamps. It's a question of working with the council now to explain to them why these lamps are so important and why they are an important part of our London's historical culture and our industrial culture. पूरे लंदन में 1000 गैस लैंप हैं और वेस्टमिनिस्टर में 300 के करीब गैस लैंप बाकी हैं, जो लंदन के DNA का हिस्सा हैं। हालांकि लंदन इंतजामिया ने 10% गैस लैंपों को ये कहकर तब्दील कर दिया कि इनकी मरम्मत आसान नहीं है। इंतजामिया की जानिब से गैस लैंप की जगह जदीद इलेक्ट्रिक लैंप नस्ब कर दिए गए, मगर मकामी लोग मानते हैं कि गैस लैंप में जो बात है वो जदीद इलेक्ट्रिक लैंप में नहीं है। यही वजह है कि लोग वेस्टमिनिस्टर सिटी काउंसिल को कायल करने में लगे हुए हैं कि वो बाकी मानदा गैस लैंपों को लंदन की सड़कों से न हटाए। तरक्की की रफ्तार ने अगरचे निगाहों को खीरा कर दिया है, मगर लंदन के लोगों के दिल आज भी गैस लैंपों की रोशनियों से मुनव्वर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।